फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज से क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि भारती भवन का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, भारती भवन बुक का जितना भी सॉल्यूशन है उसको देंगे। अगर दिया आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम आगे वीडियो बनाएंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो देखिए अच्छे से, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या कहता है, पहला चैप्टर है फिजिक्स, जो है ये मेरे ही द्वारा हम ही लिखे हैं। इसमें देखिए लिखा है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या कहता है, प्रकाश के बारे में लिखे हैं। अच्छे से इसको देखिएगा और समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए प्रकाश किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है। प्रकाश जो है वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश कहते हैं, याद रखना, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। याद रखना है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 × 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। किलोमीटर में कहेगा 3 लाख बोलना है, और यहाँ पर अगर मीटर पर सेकंड में बोलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। प्रकाश पूछेगा क्या है, तो एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। याद रखना, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश पूछेगा कौन सी रेखा में गमन करती है, तो याद रखना प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में पूछेगा कितना मिनट का समय लगता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड। याद रखना है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक पूछेगा किस में होता है, तो गैस में। सबसे अधिक किस में होता है, गैस में। इसके बाद द्रव में, और इसके बाद ठोस में होता है। याद रखना है, ठीक है। प्रकाश स्रोत क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो याद रखना है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है। बल्ब, बल्ब से प्रकाश निकलता है। लालटेन, इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसीलिए इसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। याद रखना है। अगला देखिए क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, यह 2 प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाश स्रोत जो है ना, ये कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखिए यहाँ लिखा है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। जानते हैं आप लोग प्रकाश के स्रोत जो है कितना प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। देखिए प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, जैसे सूर्य, सूर्य जो है प्राकृतिक है। उसी तरह से तारा प्राकृतिक है, आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला है मानव निर्मित। मानव निर्मित जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, ठीक है, याद रखना, जलता हुआ बल्ब, और दूसरा मोमबत्ती यहाँ पर जो है, और लालटेन भी हो जाएगा। इस तरह से प्रकाश के स्रोत हो जाएंगे। अगला जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारा, जो कि एग्जाम में ये सबसे ऑब्जेक्टिव आते रहता है। देखिए अगला क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं पूछेगा। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, जिनसे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। याद रखना है, जिनसे क्या निकलती है, प्रकाश, उसे प्रदीप्त। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है, यानी सूर्य, पृथ्वी पर सबसे ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन क्या है, सूर्य ही है। सूर्य यदि नहीं रहेगा तो कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, यानी कि सूर्य जो है हम लोग के लिए एक तरह से इम्पोर्टेंट है। सूर्य है तो पेड़ पौधा है, और पेड़ पौधा है तो हम लोग हैं। ठीक है, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ठीक है, याद रखना है। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे कि जानते हैं आप लोग टेबुल, जैसे क्या ले लीजिए, टेबुल, फिर कुर्सी, पुस्तक, इस सबसे प्रकाश नहीं निकलता है। इसको कौन सा वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। याद रखना है। अगला है प्रकाश की किरण पूछेगा। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो याद रखना है प्रकाश की किरण जो है, याद रखना है एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण जो है सीधी रेखा में चलती है, याद रखना है, उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। अगला है किरण पुंज, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखिए किरण पुंज, याद रखना है प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। और किरण पुंज पूछेगा कितना प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, ठीक है, और तीसरा है अभिसारी। तीसरा क्या है, अभिसारी। याद रखना है। अपसारी किरण पुंज जो है पूछेगा किसे कहते हैं, तो याद रखना वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर
फैलती हुई चली जाती है, यानी कि फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। अप मीन्स होता है फैलना, तो यहाँ पर जो है अपसारी में याद रखना है। प्रकाश का किरण जो है एक बिंदु से निकल करके देखिए इस तरह से क्या हुआ, फैलती हुई चली गई है, इसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो है समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। देखिएगा दूसरा समांतर किरण पुंज किसका कहते हैं? समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। देखिए यहाँ प्रकाश का किरण निकला है, इस तरह से एक दूसरे के क्या हो गया? समांतर हो गया है, इसी को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। अगला है अभिसारी। अगला है अभिसारी। अभिसारी में क्या होगा? एक जगह प्रकाश जो है इकट्ठा हो जाएगा। देखिए क्या कहता है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, यानी एक जगह इकट्ठा हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकाश का किरण यहाँ से मान लीजिए यहाँ से इधर से निकला प्रकाश का किरण, देखिए एक ही जगह आकर के जमा हो गया, इसी को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी देखिए अच्छे से। क्या कहता है? पारदर्शी पदार्थ। पूछेगा पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी मीन्स क्या हुआ? यानी कि कोई भी चीज़ जो है जिनसे कि प्रकाश जो है आर पार चल जाए ना, जैसे कि शीशा क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, कांच, जैसे कांच। देखिए एग्जाम्पल समझिए, इसका परिभाषा भी लिखने के लिए आता है एग्जाम में। वैसा पदार्थ, ये भारतीय वन बुक से लिए हैं। ठीक है, सारा भारतीय वन बुक का ही है, आप लोग बुक भी देख सकते हैं, टोटल इसका निचोड़ है भारतीय वन का। देखिए वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, याद रखना है। जैसे हवा, हवा एक पारदर्शी है, हवा में कोई भी चीज़ जो है आर पार चल जाता है। उसी तरह कांच, फिर साफ पानी, साफ पानी रहता है तो उसमें क्या होता है? पारदर्शी है, यानी उससे दिख जाता है कोई भी चीज़। ठीक है, अगला अपारदर्शी पदार्थ। अगला क्या है? अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है। ठीक है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी से जो है प्रकाश का किरण पार नहीं होगा तो उसे अपारदर्शी कहेंगे। जैसे लोहा, लोहा से भी प्रकाश का किरण पार नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। फिर पत्थर इत्यादि। ठीक है, इस तरह से याद रखना। अगला जो है, अगला देखिए ध्यान से, क्या कहता है? पारभासी। अगला क्या है? पारभासी। पारभासी के बारे में समझिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। पारभासी जो है वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं हो पाए उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, यानी कि प्रकाश जो है ना थोड़ा थोड़ा पार हो। ठीक है, उसी को पारभासी कहेंगे। ठीक है, पहला तेल लगा कागज़। पहला क्या है? तेल लगा कागज़। जैसे एग्जांपल में तेल लगा कागज़, तेल लगा कागज़ से प्रकाश जो है थोड़ा थोड़ा पार कर। जैसे बैलून का रबर, बैलून का रबड़, यानी रबड़ जो होता है ना, रबड़ में देखिएगा, या बैलून ले लीजिए, उसमें जो है एक तरह से प्रकाश जो है धीरे धीरे पार होगा। हल्का आँख का पलक थोड़ा सा जो है हल्का दिखेगा, दूध, कुहासा, ये सब जो है क्या है? पारभासी पदार्थ है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए क्या कहता है? इम्पोर्टेंट है ये भी, प्रकाश का परावर्तन। इम्पोर्टेंट है यहीं से, एक तरह से और भी पीछे भी इम्पोर्टेंट ही था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखना, प्रकाश का परावर्तन पूछेगा किसे कहते हैं तो याद रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के किसी बिंदु से टकराकर, प्रकाश का किसी बिंदु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक क्या लिए हैं? अपारदर्शी माध्यम लिए हैं। देखिए इसमें जो है ना अपारदर्शी प्रकाश के परावर्तन में जो है कोई भी समतल दर्पण यहाँ पर ले लिए हैं। इस तरह से समतल दर्पण है, इधर से कोई भी प्रकाश का किरण आया है, यहाँ टकराया है, यहाँ पर देखिए इधर निकल गया है। यहाँ अपारदर्शी माध्यम है, इसीलिए यहाँ पर जो है टकरा करके, मान लीजिए शीशा है, शीशा घर वाला शीशा ले लीजिए, उसमें प्रकाश मारिए, टॉर्च थोड़ा सा किनारे से मारिए तिरछा करके, और यहाँ पर इधर से प्रकाश देखिएगा उधर निकल जाएगा साइड में। ठीक है, इस तरह से जब प्रकाश का किरण निकल जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं। वही लिखा हुआ, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी वस्तु कोई भी किरण, प्रकाश का किरण है, वस्तु से टकराकर लौटने को, उसी माध्यम में लौट गया है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला है आपतित किरण। देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं समझिएगा। आपतित किरण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दर्पण की सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण की सतह पर देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से जो भी किरण है इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर जो आई है किरण, इसी को आपतित किरण यहाँ पर लिख दिए हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण याद रखना। अगला है आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं? दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, यहाँ पर देखिए दर्पण के जिस बिंदु पर यहाँ पर पड़ा है कि नहीं, एक तरह से आपतित किरण, यहाँ पर आपतन बिंदु इसी को कहते हैं। दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, याद रखना है। अगला है अभिलंब। अगला क्या है? अभिलंब। अभिलंब के बारे में समझ लीजिए ध्यान से। अभिलंब देखिए क्या कहता है? अभिलंब,
अभिलंब देखिए क्या कहता है, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से यहाँ पर जो लंब खींच दिए इस तरह से सीधा, उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को ही एन यानी नॉर्मल से सूचित करेंगे, नॉर्मल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है परावर्तित किरण। दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पर दर्पण से आपतित किरण आया इधर से, यहाँ टकरा करके इधर चला गया, ठीक है, उसी माध्यम में, और पारदर्शी माध्यम है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है एक तरह से उधर गया, तो यही परावर्तन के बाद किरण वापस लौटती है, तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अगला है आपतन कोण। आपतन कोण देखिए, आपतन कोण समझा देते हैं। यहाँ पर आपतित किरण, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण, और अभिलंब, ये क्या हुआ, अभिलंब, इसके बीच जो कोण बना है इसी को क्या कहते हैं, आपतन कोण, यहाँ पर लिखा हुआ है। और कहेगा परावर्तन कोण, यहाँ पर देखिए इधर बोला है परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पर परावर्तित किरण, और क्या है, अभिलंब, इसके बीच जो कोण बनेगा इसी को क्या, कौन सा कोण को बोलेंगे, अब परावर्तन कोण। यहाँ आपतन कोण को आई से सूचित करेंगे, और परावर्तन कोण को किसे सूचित करेंगे, परावर्तन कोण को आई से, आर से, यहाँ पर लिख दिए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, परावर्तन कोण और आपतन कोण समझ गए होंगे। अब अगला देखिए क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के पूछेगा कितना नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम है, 2 नियम है, याद रखना। प्रकाश क्वेश्चन आता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो याद रखना प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। याद रखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पर अगर नहीं समझेंगे तो यहाँ पर समझ लीजिए फिगर से क्या कहता है। देखिए यहाँ पर आपतित किरण है, अब परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, यहाँ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यहाँ तीनों देखिए एक ही समतल में है कि नहीं, यानी एक ही समतल में है, इस तरह से तीनों एक ही साइड में है, इस तरह से इसको क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। और दूसरा जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ पर देखिए दूसरा नियम जो है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर होता है किसके, कोण आर के। याद रखना है ये दोनों नियम को, ठीक है। अगला देखिए प्रतिबिंब। अगला टॉपिक क्या है, प्रतिबिंब। देखिए क्या कहता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखना, परिभाषा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। प्रतिबिंब पूछेगा कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अभी प्रतिबिंब बताएंगे। याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी का ही दूसरा नाम है काल्पनिक। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल इमेज। अब आभासी को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है, या इसी को दूसरा नाम इमेजनरी इमेज कहते हैं। इमेजनरी, वर्चुअल मतलब आभासी, ठीक है। इस तरह से आप समझिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब जो है किसे कहते हैं। सारा थ्योरी हम लिख के लाए हैं, ठीक है। अच्छे से इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में, यहाँ पर लिख दिए हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखना है। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर प्रतीत होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको दोनों को समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए समतल दर्पण, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण। दर्पण जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। दर्पण कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। दर्पण जो है याद रखना है, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। अब फिर गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कहता है समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब देखिए कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि इस तरह से एक दर्पण ले लिए, इस तरह का, इसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण इस तरह का, यहाँ पर इस तरह से भी ले सकते हैं हम, इसको भी बोलेंगे कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। ये जो इस तरह से दिए हैं, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर, यहाँ पर जो है इसका परत चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, AgBr2। देखिए यहाँ पर क्या कहता है,
समतल दर्पण में यहाँ पर जो है एक तरह से, यहाँ पर जो है इस तरह से हम यहाँ पर एक दर्पण ले लिए हैं। यहाँ पर क्या है, ये दर्पण है, देखिए अच्छे से समझिए। यहाँ पर एक दर्पण ले लिए हैं इस तरह से, इसको कलई कर दिए हैं, पीछे इस तरह से रंगा दिए हैं। यहाँ पर जो है मुख अक्ष, इसको सीधा जो है एक लकीर खींच दिए हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुख अक्ष, जिसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं पर भी हम यहाँ पर वस्तु ले लिए हैं, यहाँ पर क्या लिए, वस्तु लिए हैं। अब वस्तु लिए हैं तो यहाँ पर इससे जो है एक तरह से प्रतिबिंब बनाना है, तो यहाँ पर इस तरह से प्रकाश जो है इसके सीधा में गया, और जब प्रकाश जब सीधी रेखा में जाएगा तो उसी पथ पर जो है लौट जाएगा। ठीक है, अभिलंब जो है अगर डालेंगे सीधी रेखा में प्रकाश का किरण, तो यहाँ पर सीधी कर डालिएगा टॉर्च का किरण, तो उसी पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही रेखा पर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब बनने के लिए जानते हैं आप लोग कितना, 2 किरण की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर इसका पीछे जो है बढ़ा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए दूसरा किरण मान लीजिए यहाँ से लीजिए, यहीं पर वस्तु यहीं है, यहाँ से किरण लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए याद रखना है 2 किरण की आवश्यकता होती है। इस तरह से किरण गया और यहाँ पर जो है दूसरा किरण जो है इधर की ओर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरह से जो है कोई भी किरण आया आपतित किरण, परावर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है इधर से मूल बिंदु पर यहाँ पर पोल पर जो है यहाँ पर मुँह, यहाँ पर जो है इस एक तरह से टकरा करके इधर निकल जाएगा, जितना डिग्री भी इतना निकलेगा उतना डिग्री भी रहे। यहाँ पर पीछे इसको जब बढ़ाएंगे हम तो कहीं न कहीं जाके मिलेगा, जब दोनों रेखा एक दूसरे को मिलेगा जहाँ पर, वहीं उसका क्या बन जाएगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब की विशेषता देखिए इसका क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की, समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर देखिए इसका प्रतिबिंब जो बना है यहाँ पर सीधा ही बना है, यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए वस्तु ऊपर में था तो यहाँ पर प्रतिबिंब भी इसका क्या है, ऊपरे बना है। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, यानी वस्तु जितना बड़ा था उतना ही बड़ा इसका क्या बना, प्रतिबिंब। और आभासी या काल्पनिक बनता है, यानी जब भी प्रतिबिंब यानी वस्तु की ओर ही बनेगा और ऊपर में ही बनेगा तो उसी को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। कैसा, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो याद रखना है कौन सा प्रतिबिंब बना है, आभासी। आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा सीधा होता है, याद रखना है। आभासी प्रतिबिंब याद रखना है क्या होता है, सीधा। आभासी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सी पर, इस पे सी से याद रखना है दिमाग में, सीधा। सी से क्या याद रखना है, सीधा। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, दिमाग में सेट कर लीजिए ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, अगला देखिए वही यहाँ पर लिखे हैं, आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी का ही दूसरा नाम काल्पनिक। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा, वही लिखे हैं यहाँ पर। अगला वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है, बराबर। यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर देखिए वस्तु जितना दूरी पर था ना यहाँ से यहाँ तक, यानी पोल से कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, पोल से, ध्रुव से मापते हैं। यहाँ से यहाँ तक ध्रुव जितना दूरी पर है वस्तु उतना दूरी पर ही इसका क्या बना है, प्रतिबिंब। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है, वस्तु दूरी। अगला प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है ना पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, याद रखना है इसको। ठीक है, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब एक तरह से जैसे शीशा समय देखिएगा दायाँ हाथ उठाइएगा थोड़ा बायाँ लगेगा। ठीक है, उसी को पार्श्विक रूप से उल्टा करते हैं। अगला समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, किसी साधारण कांच के एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड, वहाँ पर लिख दिए हैं सिल्वर बनाए AgBr, ठीक है, का परत चढ़ाकर, इसका परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोकस दूरी पूछेगा समतल दर्पण का क्या होता है, कहाँ होता है, तो अनंत, इसका फोकस दूरी अनंत पर होता है, याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए समतल दर्पण इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, याद रखना इसको, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। समतल दर्पण पर कहता है अगर सीधा प्रकाश का किरण जाएगा तो उसी पथ पर जो है क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं दर्पण जो है कितना प्रकार का, दर्पण जो है 2 प्रकार, एक समतल दर्पण और दूसरा क्या हुआ, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। अभी पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, किसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। गोलीय दर्पण इसको भी 2 भागों में बांटा गया, कितना भाग हुआ, 2। पहला हुआ अवतल दर्पण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्वेक्स, इंग्लिश टर्म पे भी ध्यान दीजिएगा। इसी को हिंदी में कहते हैं उन्नतोदार,
या अभिसारी, उन्नतोदार या अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम दिमाग में रखना है अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण का याद रखना है अपसारी। नतोदार यहाँ उन्नतोदार इसको कहते हैं, ठीक है, या इसी को अपसारी कहते हैं, इसको अपसारी कहते हैं, अपसारी दर्पण किसको, उत्तल दर्पण को। देखिए यहाँ पर कोई इस तरह से उत्तल दर्पण होता है, इस तरह से याद रखना है। जब इस तरह से कलई क्या रहेगा तो इसको कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण, किसको, अवतल दर्पण। मान लीजिए इधर से दे दिया है, इस तरह से कलई किया हुआ है तो ये भी अवतले दर्पण है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से दे दिया है, अगर बाहर की ओर कलई, यहाँ पर अंदर की ओर कलई है तो इसको अवतल दर्पण कहेंगे, कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए ऐसे करके दे दीजिएगा तो यहाँ पर पूछेगा तो इसको भी उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण के बारे में, ये तो समझ गए होंगे गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण में क्या लिखा हुआ है, इसका थ्योरी समझिए, इसका परिभाषा समझाते हैं अच्छे से। गोलीय दर्पण, इसको स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण मतलब गोल, एक फिगर गोल रहता है, ठीक है, इस तरह से गोला है, ठीक है, इसी से दर्पण बनाया गया है काट करके। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है, उसको कौन सा दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, याद रखना है। अगला देखिए, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण पूछेगा कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल को कॉनकेव मिरर कहते हैं और इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, याद रखना है। अवतल दर्पण पूछेगा किसे कहते हैं, समझिए इसके बारे में थ्योरी यहाँ पर लिख दिए हैं अच्छे से। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और सब स्टूडेंट को जोड़िए इस चैनल से, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, याद रखना है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, याद रखना। उत्तल दर्पण, अगला क्या है, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, जिसका बाहर की ओर उभरा हो, याद रखना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो है एक तरह से फिगर बनाया है, इस तरह से अंदर की ओर इस तरह से पीछे रंगा हुआ है, यहाँ पर जो है इसका परावर्तक सतह इधर हुआ, ये क्या है, एक तरह से धंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह से देखिए फिगर, यहाँ बाहर की ओर रंगा हुआ है, यहाँ पर अंदर की ओर परावर्तक सतह हो गया, इस तरह से क्या हो, धंसा हुआ है। जब परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण है वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है, यहाँ पर इस तरह अंदर की ओर देखिए रंगा हुआ है, बाहर की ओर क्या है, उभरा हुआ है, यानी इधर से हम फेस को देखेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस तरह से फिगर को यह भी याद रखना, ये दोनों फिगर है अवतल का, ये दोनों फिगर किसका है, उत्तल का, याद रखना है, ठीक है। अब अगला देखिए, अब देखिए गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, पहला है ध्रुव, पहला क्या है, ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण इस तरह का है, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी बीच में जो है यहाँ पर गोलीय दर्पण एक तरह से यहाँ पर इस तरह से गोल जो हुआ है इसका ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, यहाँ पर गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम काट देंगे इसको, जब दो भागों में काट देंगे दर्पण को, यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए इसको बीच से हम काट दिए, काट करके इस तरह से एक गोल वाला भाग इस तरह से हुआ, यहाँ पर जो है इस तरह से अगर एक लकीर खींचेंगे, बीच वाला भाग जो हुआ इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। इसका मध्य बिंदु जो हुआ इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, याद रखना है, ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं, याद रखना है। ध्रुव को किसे सूचित करते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। अगला वक्रता केंद्र यानी सी से सूचित करेंगे। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी केंद्र जो होता है ना, इसका केंद्र देखिए यहाँ पर सी है ना, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इस तरह से मान लीजिए दर्पण रहेगा यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर एक मुख्य अक्ष यानी इसी को प्रधान अक्ष भी कहते हैं। यहाँ पर जो है इसको एफ, यहाँ पर पहले सी, इधर मान लीजिए सी होता है, इसके बाद एफ होता है, ठीक है, इससे पहले एफ होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वही लिखे हैं। गोलीय दर्पण
यानी वक्रता केंद्र किसको सूचित करेंगे, सी से। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी इसी को प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पर देखिए ध्रुव यानी पी था और वक्रता केंद्र यानी सी, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला है फोकस, अगला क्या है, फोकस। देखिए फोकस, फोकस को मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं, उसे उस बिंदु का दर्पण का फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए इसको, फोकस को। मान लीजिए एक हम दर्पण बना रहे हैं, इस तरह से मान लीजिए एक हम क्या बनाएं, दर्पण। इस तरह से ये रंगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से क्या है, मुख्य अक्ष है, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। यहाँ पर कोई भी प्रकाश का किरण आया और टकराएगा, टकरा करके जिस बिंदु पर यहाँ पर इस टकरा करके जो है मुख्य अक्ष को जहाँ पर एक तरह से प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर फोकस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है फोकस दूरी जो हुआ यहाँ यानी कि पी से यानी ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से इसको छोटी एफ से सूचित करते हैं, किससे, छोटी एफ से, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फोकस, फोकस समझ गए हैं। अभी बड़ी ऐप से सूचित करेंगे फोकस को और फोकस दूरी को छोटी ऐप से। अगला है फोकस के बाद वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से ध्रुव और वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और फिगर को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, नहीं समझेंगे तो। देखिए इस तरह से मान लीजिए एक हम क्या बनाएं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है। अवतल दर्पण ले लिए, इस तरह से रंगा हुआ है। यहाँ पर एक तरह से हम इसको मुख्य अक्ष खींच दिए, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। जब यहाँ प्रकाश का किरण यहाँ पर मान लीजिए आया और यहाँ पर टकराया, जहाँ पर टकराएगा उसको क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इस तरह से फोकस हो गया। और यहाँ पर जो है एक तरह से सी होगा, सी यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा। और यहाँ पी, यहाँ पर पी जो है पोल और सी के बीच की दूरी को इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है इस तरह से छोटी एफ यानी पी और एफ यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को छोटी एफ से सूचित करेंगे, अब बड़ी एफ से फोकस को सूचित करेंगे। ध्यान देना इस बिंदु पर, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या जो है इसको आर से और वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ गए होंगे, ठीक है।